ओके, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाशिष और आज जो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में डेटाबेस क्रिएट किए थे उस डेटाबेस में हम लोग आज डेटा इंसर्ट करेंगे और प्रॉपर वैसे मतलब वैलिडेशन करके फॉर्म का उसमें इंसर्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये था हम लोगों का पिछला जो डेटाबेस क्रिएट हुआ था उस डेटाबेस क्रिएट का यहाँ पे बनाए थे। अभी हम लोग इस फॉर्म को एक फॉर्म बनाएंगे, लेकिन फॉर्म बनाने से पहले फॉर्म को तो एक जगह शो करना होगा ना। तो अभी हम लोग एडमिन में यहाँ पे WP एडमिन में एक ऐसे पेज बना रहे हैं, जैसे देख रहे हैं ना डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया पेजेस, ये सब है। वैसे भी हम लोग एक पेज बनाते हैं। तो चलो फंक्शन लिखते हैं इसका, add page for our plugin। Okay, और इस फंक्शन को मेनू पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस फंक्शन को एक जगह हुक करना पड़ेगा। तो ऐड एक्शन लिखते हैं और जो जहाँ पे हुक करना होगा उस फंक्शन का उस फंक्शन का नाम है एडमिन मेनू। एडमिन मेनू, एडमिन मेनू, और यहाँ पे वो फंक्शन। तो इसके बाद वर्डप्रेस का एक वर्डप्रेस का फंक्शन है, वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है ऐड मेनू पेज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे ही चैनल पे सेटिंग्स API को लेके ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अब उसको देख के भी सीख सकते हो। तो इसमें बहुत सारा आपको पैरामीटर देना होगा। पहला पैरामीटर है पेज टाइटल, मतलब इस पेज में विजिट जब करोगे तो पेज टाइटल में जो दिखाएगा, मैं मीन कर रहा हूँ, मैं इस पेज को विजिट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है ना एस्केप सीक्वल। अभी मैं इस पेज को जब विजिट किया है पे दिखा रहा है यूज़र टेस्टिंग। सो ये है जैसे साइट का जो टाइटल है ना, तो वही, तो उसका नाम देते हैं CSTV। ओके, इसके बाद है मेनू टाइटल। मेनू टाइटल मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है पेज, मीडिया टाइटल, ये सब। तो मैं भी उसका भी नाम रखना चाहता हूँ CSTV। अच्छा, आप दोनों का नाम अलग अलग रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब कौन इस पेज को देख सकता है। तो मैं चाहता हूँ इसको सब जितना टाइप्स ऑफ यूज़र है, सब टाइप्स ऑफ यूज़र, वर्डप्रेस में जितना टाइप्स ऑफ यूज़र होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, सब्सक्राइबर, तो सभी इसको देख सकता है, ठीक है। तो उसका कैपेबिलिटीज़ देना पड़ता है। दोस्तों वर्डप्रेस में कैपेबिलिटीज़, यूज़र कैपेबिलिटीज़ मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस में अपना यूज़र का रोल के हिसाब से रोल के हिसाब से उन लोगों को कैपेबिलिटीज़ दिया जाता है। जैसे कि एडमिन को हर एक कैपेबिलिटीज़ है, वो सब कुछ कर सकता है। एडिटर को सिर्फ पोस्ट एडिट करने का, पोस्ट क्रिएट करने का कैपेबिलिटीज़ है। सब्सक्राइबर को सिर्फ सब कुछ पढ़ने का कैपेबिलिटीज़ है। ऑथर को सिर्फ लिखने का कैपेबिलिटीज़ है। वैसे और भी बहुत सारा कैपेबिलिटीज़ है। अब कोडेक्स में जाके यूज़र कैपेबिलिटीज़ बोल के सर्च करके अब कोडेक्स में जाके आप वहाँ देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है सब लोग देख पाए, तो मैं इसको कैपेबिलिटीज़ देता हूँ रीड मतलब सब कोई इस पेज को एक्सेस कर पाए। उसके बाद इसका स्लैग देना होगा, मतलब इस पेज को विजिट करोगे जब वो पेज का स्लैग क्या होगा। इसका नाम देता है CSDB प्लगइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग का कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन ये होता है कि जब इस पेज में जो कुछ भी प्रिंट कराओगे वो कॉलबैक फंक्शन के थ्रू होगा। तो
तो मैं लिखता हूँ CSDB मेनू पेज कॉलबैक फंक्शन अभी लिख लेते हैं। कॉलबैक फंक्शन अभी लिख लेते हैं, नहीं तो एरर शो करेगा। तो अभी टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे एको कर देते हैं आपको। वेलकम टू CSDB, इसको H1 के अंदर ले लेते हैं। तो ये है H1। H1 के अंदर तो ये है कॉलबैक फंक्शन। उसके बाद वाला जो पैरामीटर है वो है डैश आइकन। तो डैश आइकन अब मतलब इस मेनू का आगे जो आइकन शो करेगा वो होगा डैश आइकन। तो मैं इसका डैश आइकन का देता हूँ, डैश आइकन्स एडमिन। ये क्लास है एक्चुअली, आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये सब का सब डैश आइकन का पेज मिल जाएगा। एडमिन टूल, फिर आपका मेनू का पोजीशन की ये कहाँ शो करेगा। मेनू जो यहाँ पे मेनू का जो है ना डैशबोर्ड ये है, तो किसके बाद ये शो करेगा। तो ये 10 से शुरू होता है ऑल द वे डाउन टू 100 तक जाता है। तो आप उसमें से किसी भी नाम बात दे सकता हूँ, उस हिसाब से आपका मेनू शो करेगा। तो मैं दे देता हूँ 60। तो अभी इस पेज को जाके एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखो ये ऐसा आ गया हम लोगों का, यहाँ पे आ गया। इस पेज को मैं विजिट कर रहा हूँ, विजिट करके दिखा रहा है वेलकम टू CSDB। तो मतलब हम लोगों का पेज क्रिएट हो गया। अभी इस पेज के अंदर हम लोगों को अपना डेटा इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए डेटा इंसर्ट करने से पहले हम लोग फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट करेंगे। सो फॉर्म को करने से पहले हम लोगों को अपना यहाँ पे फॉर्म बनाना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि ये डेटाबेस में जा रहा है तो सिर्फ ये एडमिन ही इसमें फॉर्म मतलब डेटा इंसर्ट कर पाए। सो उसके लिए मैं पहले कंडीशन स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो इफ इज यूजर लॉग अगर आप गूगल में सर्च करोगे इस फंक्शन को तो आपको बता देगा कि इस फंक्शन में क्या होता है। मैं जाता हूँ गूगल में और जाकर सर्च करता हूँ कि इस यूज़र लॉग्ड इन, इस यूज़र लॉग्ड इन यहाँ पे जाता हूँ। इस यूज़र लॉग्ड इन चेक करता है कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉग्ड इन है तो ये ट्रू शो करेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी मैंने यहाँ पे कार्ली ब्रैकेट्स दे दिया, यहाँ पे तक सिंथेसिस होगा। ओके, अगर यूज़र लॉग्ड इन हो तभी जाकर अंदर का काम है। लेकिन यूज़र तो बहुत टाइप का है ना, और मैं यूज़र लॉग्ड इन पहले इसलिए लिखा इसके बाद उस यूज़र का पहले कंडीशन लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं क्या मीन करने जा रहा हूँ। current user can
बोल के फंक्शन होता है जो चेक करता है कि करंट यूज़र का क्या क्या कर सकता है। करंट यूज़र क्या, तो करंट यूज़र कैन इस फंक्शन के थ्रू चेक करता है कि करंट यूज़र क्या क्या कर सकता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज देना होगा। मैं इसमें देता हूँ मैनेज ऑप्शन, जो ये कैपेबिलिटी सिर्फ एडमिन के पास ही होता है। तो मैनेज ऑप्शंस। सो अभी जो मैं बताने जा रहा था कि पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि इस यूज़र लॉग्ड इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो पहले मैं, क्योंकि ये हालांकि ये मतलब बैकएंड का चीज़ है तो यूज़र को लॉग्ड इन होना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर हम लोग PHP या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं जब जो कि मतलब आपको एरर शो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इस यूज़र लॉग्ड इन लिख लिया। और आप बोल सकते हो कि क्या यहाँ पे एंड दे के आप यहाँ पे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे अलग से और एक इफ स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत, क्योंकि अगर मान लो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है ना, यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तब अगर मैं ये फंक्शन चलाऊंगा ना, तब जाके एरर थ्रो करेगा कि यूज़र लॉग्ड ही नहीं है तो करंट यूज़र कैन, इसका क्या मतलब है। तो कोई उसको पता ही नहीं कि यूज़र कौन है, सो ये तब एरर थ्रो करेगा। अगर ये दोनों ट्रू हो तभी जाके हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। मतलब ये फॉर्म जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही देख सकता है। तो मैं यहाँ पे PHP क्लोज कर देता हूँ, PHP फिर से शुरू कर लेता हूँ। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। और इसको भी थोड़ा सा तभी जाकर हम लोग को फॉर्म देगा। अभी हम लोग को फॉर्म बनाना होगा। एक्शन जो है, एक्शन इसी पेज में होगा, एक्शन खाली रख देते हैं, फॉर्म सबमिट होकर इसका डेटा इसी पेज में प्रोसेस होगा। सो एक्शन खुल देगा तो मेथड देता है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। के बाद इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। इनपुट फील्ड जो पहला टाइप है टेक्स्ट। इसके बाद एक इसका नेम वेरिएबल देना होता है। PHP में नेम वेरिएबल के थ्रू फॉर्म डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। इसका नाम भी नेम ही दे देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक P टैग ले लेते हैं। P टैग में लिख लेते हैं कि इस फॉर्म का मतलब फॉर्म फील्ड का नाम क्या है। तो ये नेम का फील्ड हो गया। इसको ही हम और एक बार कॉपी कर देते हैं। तो ये वाला फील्ड है रोल का, ये टाइप होगा नंबर, यहाँ पे नेम होता है रोल। फिर यहाँ पे क्या क्या टेबल में क्या क्या था, टेबल चेक करके आते हैं। रोल था, टोटल नंबर था, स्टेटस था और 2 फील्ड मतलब। टाइप होगा नंबर, इसका नेम देते हैं टोटल। इसके बाद होगा स्टेटस।
टोटल हो गया, ये देखो स्टेटस, स्टेटस पास है या फिर फेल है, तो इसका टाइप होगा टेक्स्ट, इसका नेम देते हैं स्टेटस। इसके बाद हम लोगों को एक पी टैग और देना होगा। इसके बाद पी टैग के बाद लिख देते हैं सबमिट, इनपुट टाइप देंगे सबमिट, और सबमिट के अंदर वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू सबमिट। तो ये हम लोगों का फॉर्म क्रिएट। दोस्तों अगर आप डेटा टेबल में देखोगे कि मैंने आईडी का और रजिस्ट्रेशन डेट का कुछ नहीं किया, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा ना, तो आईडी का ज़रूरत नहीं है, और रजिस्ट्रेशन डेट का हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी काम है कि इस डेटा को कैसे हम लोग प्रोसेस करें। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं डेटा का सारा डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं पहले चेक करता हूँ कि अगर सबमिट बटन पे चेक हुआ तो क्लिक हुआ, तो उसके लिए लिखना होगा इज सेट, दिस इज सेट $_ post $_ इसका नेम एक देना होगा, इसका नेम भी देते हैं सबमिट, सबमिट नाउ इसका नाम दे देते हैं। तो ये सबमिट बटन पे जब क्लिक होगा तभी जाके हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस सेट का मतलब है अगर इसका वैल्यू सेट है तो। ओके, पहले हम लोगों को डेटा यहाँ से कलेक्ट करना होगा। सो पहले मैं इसको सब हर एक फील्ड का डेटा कलेक्ट कर देता हूँ। तो पहले नेम करते हैं, नेम का वैल्यू $_ post इसके अंदर नेम। दोस्तों आप जब भी डेटा को आप प्रोसेस करते हो, तो डेटा को आप जब प्रोसेस करते हो तो प्रोसेस करके जब माइस्क्यूल में इंसर्ट करते हो तो आपको बहुत सारा आपको वैलिडेशन करना पड़ता है, क्योंकि माइस्क्यूल इंजेक्शन के थ्रू आपका हैकर आपका डेटाबेस को हैक कर दे सकता है, आपका डेटाबेस को क्रैक कर दे सकता है। तो सबसे अच्छा होगा आप जितना चाहो उतना वैलिडेशन कर लो। ठीक है, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ ना हो। ठीक है, तो इसके बाद वाला फील्ड ये हो गया नेम, ये वाला होगा रोल, जो कि इसका नेम है रोल। ओके, इसके बाद जो फील्ड है टोटल और स्टेटस। 2 रोल हो गया, सॉरी, दो रोल हो गए यहाँ पे, एक को हटा देते हैं। स्टेटस, टोटल और स्टेटस।
का ये है स्टेटस कर देते हैं, स्टेटस टोटल रोल एंड ओके। तो ये वैल्यू कलेक्ट हो गई। अभी हम लोगों को चेक करना होगा कि ये यूज़र जो डेटा जो दे रहा है वो ठीक है कि नहीं। तो इससे पहले इसके लिए हमको कंडीशन लिखना होगा। सो इफ इफ नॉट एम्प्टी लिखना होगा, एम्प्टी। इस एम्प्टी फंक्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि ये एम्प्टी है तो नहीं इसका जो वैल्यू। तो इसको नेम और ये है और साइन, डबल पाइप साइन, और रोल टोटल स्टेटस। अगर ये सब चीज़ एम्प्टी हो तो एको करके पी टैग में अंदर कुछ स्टाइल लिख कर देता हूँ, इनलाइन स्टाइल। अलग से स्टाइल से नहीं बना रहा हूँ। स्टाइल इनटू कलर रेड, फॉन्ट साइज 60। जो मैसेज देगा तो मैसेज ये होगा, fill up all field of fields। इसके बाद लिखते हैं एल्सिफ में जाके लिखते हैं कि पहले तो ये चेक हो गया कि अभी जो दो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं। यूज़र तो कुछ भी डेटाबेस में घुसा सकता है ना, तो ये फंक्शन आता है इस न्यूमेरिक बोल के, इस न्यूमेरिक। तो ये चेक करता है कि यूज़र जो कुछ भेज रहा है वो न्यूमेरिक है कि नहीं। सो इस न्यूमेरिक जो कि है हम लोग का रोल नंबर न्यूमेरिक फील्ड था। ओके, और एक फील्ड क्या था, टोटल भी तो न्यूमेरिक फील्ड था, मतलब इंटीजर फील्ड था। तो अगर इज नॉट न्यूमेरिक, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लगा के इसका मतलब ये दोनों फील्ड अगर न्यूमेरिक ना हो तो एक मैसेज शो करे। तो यही मैसेज कॉपी कर लेता हूँ। लिखते हैं इंटर न्यूमेरिक नंबर ऑन रोल एंड टोटल फील्ड।
उसके बाद चेक करते हैं कि और क्या चेकिंग हो सकता और ये दोनों जैसे न्यूमेरिक फील्ड है, वैसे हम लोग ये दोनों को भी चेक करना होगा कि ये दोनों आपका ये फील्ड है कि नहीं, स्ट्रिंग वैल्यू है कि नहीं। तो इसके लिए लिखना होगा एलसी इज स्ट्रिंग बोल के एक फंक्शन आता है, इज स्ट्रिंग जो चेक करता है कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। सो नेम और स्टेटस। स्टेटस मतलब पास या फेल दो ही हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे स्टेटस में एक्चुअली मैं चेंज कर देता हूँ। स्टेटस में इसको सिलेक्ट फील्ड कर देते हैं। इसका नेम देते हैं स्टेटस, और इसके अंदर ऑप्शन लिख लेते हैं कुछ। ऑप्शन वैल्यू इसका लिखा है पास, यहाँ पे लिखते हैं पास, और इसके लिखा है फेल। तो इसका वैल्यू देते हैं फेल। तो लिखते हैं यहाँ पे एंटर एज नेम फील्ड, क्योंकि स्टेटस वाला फील्ड को तो हम लोग ये बना दिए थे ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिक को चेक कर लिया। अभी और एक चेक करना होगा कि ये जो रोल नंबर का जो डिजिट भेज रहा है वो 8 डिजिट का ही होगा। अगर अब लोग तो सबको ही तो सबका ही रिजल्ट निकलता है, तो रोल नंबर का देखना एक पर्टिकुलर मतलब एक लेंथ का, एक सेम लेंथ का मतलब रहता है रोल नंबर। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखना आप 8 डिजिट का रोल नंबर, 6 डिजिट का रोल नंबर, तो वैसे ही चेक करते हैं कि जो रोल नंबर जो लिख रहा है वो सही है या गलत। तो सिर्फ
स्ट्रिंग लेंथ strlen स्ट्रिंग लेंथ इसका अगर नॉट इक्वल टू 8 डिजिट हो तब जाके यहाँ पे यही मैसेज दे देंगे इंटर वैलिड रोल नंबर। अच्छा ये सब कुछ हो गया, तब जाके हम लोग एल्स में जाके सब सेव करेंगे। एल्स में जाके सेव करेंगे। अभी सवाल ये आता है कि चेक तो सब कुछ हो ही गया, अब सवाल ये आता है कि मान लो किसी को अपने दिया कि भाई ये जितना फील्ड है स्टूडेंट लोगों का, ये तो डेवलपर का काम नहीं है कि सारा दिन बैठे बैठे डेटा एंट्री का काम करता रहे, तो किसी को दे दिया आपने मतलब, तो वो फिलअप कर रहा है कर रहा है। फिर एक जगह ऐसा आया कि सेम रोल नंबर का और एक जगह वो फिलअप कर दिया, तब क्या होगा? तब एक ही रोल नंबर का 2 स्टूडेंट हो जाएगा, मतलब दो एंट्री हो जाएगा डेटाबेस में। तो वो सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक इफ एल्स लिख लेता हूँ। अच्छा सबसे पहले इससे पहले एक काम कर लेता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्म बनाया ना, ये ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब जितना कंडीशन लिखा मैंने सब ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, तो लिखते हैं ऑल ओके। अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तो लिखेगा ऑल ओके। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके नेम सुभाशीष, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 1 2 3 3 4 4। अच्छा पास और फेल्ड, कौन फेल करना चाहेगा, तो सबमिट करते हैं ऑल ओके। फिर से एक बार लिखते हैं सुभाशीष, रोल नंबर, उसको कम डिजिट कर देते हैं, टोटल ये इस बार फेल करते हैं, इंटर वैलिड रोल नंबर, इसका मतलब ठीक ठाक सही काम कर रहा है। अच्छा और एक काम कर लेते हैं, इसका और एक यहाँ पे एलसीफ जोड़ देते हैं कि ये जो हम लोग टोटल जो है ना, टोटल तो 3 डिजिट का ही तो हो सकता है ना, सो यहाँ पे और एक एलसीफ ले लेते हैं, एलसीफ इसको ही चेक कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा डिजिट का अगर होए तो मतलब वो गलत टोटल लिख रहा है, मतलब गलत टोटल इनपुट करने जा रहा है। और यहाँ पे इसको काट के ठीक कर देते हैं। तो एंटर वैलिड टोटल number should not be more than 3 digit। इसको और एक भी चेक करते हैं कि टोटल एग्जाम में नंबर भी तो हो सकता है ना, मान लो कि टोटल नंबर इसका 500 है, ठीक है।
सो इसका टोटल और टोटल लेस देन टोटल ग्रेटर देन 500 अगर हो जाएगा तो मतलब वो गलत दिख रहा है। तो यहाँ पे मैसेज में भी चेंज कर दिया, 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट and should not be more than 500. एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया? मोर देन 500 ओके, ऑल ओके। चलो फिर इसको ओवर रन कराते हैं, चेक करते हैं सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया नाम, ये हो गया रोल नंबर, 8 डिजिट करके देते हैं, 78 टोटल देते हैं, पहले कोई 4 डिजिट वाला टोटल देते हैं, इंटर करते हैं, रोल नंबर नॉट वैलिड ओके, फिर एक बार करते हैं, फिर इस बार रोल नंबर वही 8 डिजिट का ही देते हैं, टोटल इस बार 501 दे देते हैं, चेक करते हैं सही है। इस बार करते हैं और एक बार करते हैं, ये रोल नंबर देते हैं, ये देते हैं इसका टोटल 499 जो कि सही है, और करते हैं ऑल ओके। ठीक है, काम कर रहा है सब। तो पहले मैं इसको इफेल चेक में, इफेल कंडीशन में एक बार चेक कर लेता हूँ। क्यों चेक कर लेता हूँ, आपको पहले ही बताया था कि मान लो कि एक ही रोल नंबर का जिसको आप इंसर्ट कराने दिया हो, वो 2 बार गलती तो हो ही सकता है ना, इंसान है, तो कराने गया तब जाकर आपको ये रख होगा। तो इसके लिए आपको इफेल से कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई ठीक से कर। तो ये हो गया, यहाँ पे क्वेरी करना पड़ेगा। क्वेरी ऐसा होगा कि रोल नंबर वहाँ से लेना होगा ना। तो डेटाबेस में अगर पहला रोल नंबर कोई है या नहीं वो तो पहले जानना होगा ना। तो वेरिएबल बना लेते हैं रोल नाम, रोल नाम इज इक्वल टू WPDB, इसके अंदर गेट बार के अंदर अपना गेट क्वेरी लिखना होगा। सो गेट बार के अंदर लिखते हैं क्वेरी अपना, सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करेगा हम लोगों का, यहाँ से ये जो रोल है ना, रोल सिलेक्ट करेगा। वही कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट रोल नंबर फॉर्म जो है कहाँ से, यहाँ हम लोगों का जो टेबल नेम है ये
टेबल नेम क्या, टेबल नेम ये है ना, ग्लोबल डीबी ये है, ग्लोबल WP DB। ये है WPDB और इसका जो डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का नाम ये है CSDB where जो रोल है, रोल इज इक्वल टू अभी जो ये करंट जो रोल है इसके साथ अगर मिल जाए, जो रोल यूज़र इनपुट कर रहा है मिल जाए तो वही होगा रोल नंबर। अगर ये जो रोल नंबर अगर ऐसा कुछ है तो वो ये करंट रोल नंबर के साथ जो यूज़र इनपुट कर रहा है तो उसके साथ अगर मिल जाए तो मैसेज दे दो, फिर वही मैसेज लिख देते हैं। This roll number already exist in database। अगर सब कुछ हो जाए, अगर ऐसा ना हो तब जाके इंसर्ट करें, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो इंसर्ट का स्टेप ये लिखना होगा, तो उसके लिए WPDB इंसर्ट, WPDB इंसर्ट फंक्शन के थ्रू आप इंसर्ट करा सकते हो। तो ये हो गया WPDB इंसर्ट। पहला पैरामीटर जो है आपका टेबल नेम, ये हो गया टेबल नेम। ये टेबल नेम हो गया। इसके बाद एरे में सब डेटा का वैल्यू लिखना होगा, तो एरे में लिखते हैं एक करके डेटा वैल्यू। पहला वैल्यू क्या है हम लोगों का, नेम। सॉरी, इसको तो पोजीशन का अंदर लिखना होगा, तो नेम इज इक्वल टू क्या, ये डॉलर नेम। यहाँ पे आपको एक सेकंड दिखा, नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम। यहाँ पे आपका जो नाम हो रहा है वो आपका यहाँ पे
कॉलम का जो है कॉलम का नाम से मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है रोल होगा। अच्छा, उसके बाद वाला जो फील्ड है टोटल ही है ना, टोटल जो नाम है इसका टोटल नंबर टोटल। उसके बाद वाला फील्ड होगा स्टेटस। स्टेटस इज इक्वल टू क्या, स्टेटस इज इक्वल टू जो यहाँ पे स्टेटस देते वो होगा, एक सेकंड माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है। स्टेटस उसके बाद यहाँ पे और एक लेना होगा जहाँ पे आपको डेटा टाइप देना होगा कि कौन सा टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ आपको करना होगा, क्या है वो, आपका एस्केप सीक्वल यही मैं बताने वाला था। एस्केप सीक्वल के थ्रू आप किसी भी माइस्क्वेल इंजेक्शन को आप रोक सकते हो। यही ऑथेंटिकेट वे है। कॉपी कर लेते हैं पहले। अभी एरे में देना होगा आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कौन सा टाइप का डेटा अंदर जा रहा है, तो कॉमा दे के देना पड़ेगा। पहला बात नेम का होगा स्ट्रिंग। उसके बाद क्या जा रहा है, अच्छा एक गलती कर दी, उसके बाद है रोल नंबर डिसेबल है तो डी। इसके बाद स्ट्रिंग टोटल नंबर ये तो नंबर है तो डी हो। इसके बाद स्टेटस एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हो गया। अभी सब कुछ अगर हो गया तो जाके मैसेज शो कर देगा, यही शो कर देते हैं। कलर भी यहाँ पे इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन सिग्नल। मैसेज देते हैं डेटा इंसर्टेड
काम करता है कि नहीं, या फिर कोई एरर आता है। यहाँ पे जाते हैं लोड, नाम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 430 पास, फटल एरर। अच्छा, गेट बाहर ऑनलाइन 76 एरर आ रहा है यहाँ पे। डेटाबेस का नाम मैनुअली लिख देता है। अच्छा, फिर ग्लोबल तो कॉल एक बार करने से ही चलेगा। जिसको चेक करता हूँ, लगता है ग्लोबल कॉल अभी इसको और एक बार रिलोड करता हूँ। टोटल 30, फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। अच्छा, पहले हम इसको कर देते क्या, फिर से चेक करके देखते हैं इसको। इंसर्ट नहीं हुआ।
देखिए सही डेटाबेस दे रहा है कि नहीं। तो नहीं हो रहा है इसकी भी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे टेबल नेम ठीक से नहीं आ रहा है। लेते हैं यहाँ से ग्लोबल डब्ल्यूपीटीवी। इस फंक्शन के अंदर भी ले लेते हैं इसको टेबल नेम, ग्लोबल डब्ल्यू की जगह टेबल नेम लिख देते हैं। ये जिसको भी इसको टेबल नेम दे देते हैं। ओके, टेबल नेम में देते हैं। ओके, टेस्ट करते हैं। टोटल सीन स्टार्टेड देखते हैं। ओ आ गया तो काम कर रहा है। चलो अभी ये जो राहुल का जो रोल नंबर है ना, ये रोल नंबर से दोबारा करके देखते हैं। इस पर नाम कुछ देते हैं अमित दे देते हैं नाम इसका। रोल नंबर जो है ये दे देते हैं, सेम रोल नंबर। चेक करते हैं आता है कि नहीं पास। दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। पी पड़ गया। तो अगर मैं जाऊँ चेक करूँ, नहीं हो रहा है। सो मैं मेरा नाम देता हूँ जैसे रोल नंबर देता हूँ 1 2 3 5 4 3 4 5 6 7 8 टोटल 430। फिल कर गया मैं, फिल कर दिया। इंसर्ट अभी तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख लिया, आप लोग ठीक कर लेना जब देखोगे। तो काम कर रहा है इसका मतलब। तो ये था, थोड़ा सा लंबा हो गया ट्यूटोरियल, लेकिन कोई बात नहीं। आई गेस आप लोग बहुत सीखा होगा। आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके बोलना। अगर सही गलत जो भी लगे कमेंट करके बोलना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो डेटा टेबल हम लोग ने क्रिएट किया, और ये जो इंसर्ट किया, सो इससे हम लोग डेटा फेच करेंगे। ठीक है, और डेटा फेच करके टेबल्स में पहले दिखाएंगे, फिर उसको एक सर्च फॉर्म बनाएंगे। सर्च फॉर्म के थ्रू वो डेटा शो करेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।